हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपके कोई सुजेशंस है रिगार्डिंग दिस चैनल, देन यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, और दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हु गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय SJFINDSJA। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है पीटी उषा जी को। ये रहे पीटी उषा जी। तो SJFIDSJA की फुल फॉर्म क्या है? SJFI है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड DSJA है दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो जो हमारे पीटी उषा जी है उनको ये अवार्ड दिया गया है बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। कहां पे दिया गया है? एट द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। तो इनको दिया गया है अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीटी उषा जी जो है वो हमारे स्प्रिंटर है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। और इसके साथ ही वो बन गई है हमारी 5th रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। 5th रिसिपिएंट बन गई है इस अवार्ड की। इससे पहले 4 लोगों को और ये अवार्ड दिया जा चुका है। वो कौन से है? एक तो है टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज, दूसरे है फॉर्मर बैडमिंटन आइकन प्रकाश पादुकोण जी, थर्ड है इंडियाज लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर, और फोर्थ है हमारे फॉर्मर स्प्रिंटर मिल्खा सिंह जी। राइट। इसके अलावा पीटी उषा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका फुल नेम क्या है? पीटी उषा जी का इनका फुल नेम है पिल्लावुलाकांडी थेक्के परम्बिली। राइट, ये है इनका फुल नेम, पिल्लावुलाकांडी थेक्के परम्बिली उषा जी, ये इनका फुल नेम है। इनका बर्थ हुआ था 27 जून 1964 को। कहां पे हुआ था? केरला में, कोथाली पराम्बरा में। राइट। अब इनका जो करियर रहा है वो कब से कब तक का है? 1977 से लेकर 2000 तक का। ये जो इनका टाइम पीरियड है, ये जितना भी है 23 इयर्स का अप्रोक्सीमेटली, तो इन सालों में 23-24 इयर्स जितना भी टाइम उन्होंने काम किया है, उनका जो करियर था, उस टाइम पीरियड में उन्होंने टोटल 103 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। टोटल 103 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए, जिसमें से इन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और 7 सिल्वर मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स में। और इसके अलावा ओलंपिक्स गेम्स जो होती है उनके 3 एडिशंस में भी इन्होंने कंपीट किया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42nd CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड इन। 42nd एडिशन जो है डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ये किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। राइट। डीप डाइव के अकॉर्डिंग नहीं जाना कि स्विमिंग से रिलेटेड होगा, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगों को अवेयर कराने के लिए है कि कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। राइट। तो ये जो प्रोग्राम है 42nd CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये काम कर रहा है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंडर। राइट। तो ये कब से कब तक है? ये है February 5 से लेकर February 9 के बीच में होने जा रहा है 2024 में। तो अलग अलग स्टेट के पार्टिसिपेंट्स आकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली। तो ये अलग अलग जगह के जो है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आकर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। न्यू दिल्ली में होने जा रहा है फ्रॉम 5th February to 9th February। न्यू दिल्ली में कहां पे है? एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। तो ये किससे रिलेटेड है? ये एक साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव
से रिलेटेड है, साइबर सुरक्षित भारत, कैसे हम अपने इंडिया को साइबर से सुरक्षित कर सकते हैं, साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है लोगों को अवेयर करवाने के लिए, कि लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर कराने के लिए ये जो प्रोग्राम है CISO द्वारा करवाया जा रहा है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंटलाइन IT ऑफिसर्स जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करवाएंगे रिगार्डिंग द मीनांस ऑफ साइबर क्राइम, राइट। तो साइबर क्राइम के रिगार्डिंग ये जो प्रोग्राम है, डीप डाइव प्रोग्राम, ये होने जा रहा है। साइबर अटैक्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं फ्यूचर में, इसके रिगार्डिंग इसमें जो है सब बातें होएगी। नेक्स्ट है, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ ADB बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक इंडिया की नई कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट हुई है जिसका नाम है मियो ओका। ये है मियो ओका, ये कहाँ की है, जापान की है, राइट। तो अब देख लेते हैं ADB के बारे में। करंटली ADB फोर्थ लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, ADB में जो इंडिया है, इंडिया जो है वो ADB का फोर्थ लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोअर रहा है सिंस 2010। इंडिया जो है वो ADB का फोर्थ लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है और 2010 से लेकर अब तक इंडिया ADB का वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोअर भी रहा है। ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 19 दिसंबर 1966 को ये इस्टेब्लिश हुई थी और इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब से ये बनी है तब से ही इंडिया इसका मेंबर रहा है। टोटल मेंबर कंट्रीज है इसकी 68 कंट्री कौन सी है, न्यू, आई थिंक 2019 में ये कंट्री इसकी मेंबर बनी थी। ये जो न्यू कंट्री है ये कहाँ पे है, ये ओशियानिया की एक कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ये है साउथ अफ्रीका, इसके बीचों बीच ये ओशियानिया में पड़ती है न्यू कंट्री। इसके प्रेसिडेंट कौन है ADB के, ADB के प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा, मासात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री अलाउ वीजा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ किया है रिसेंटली, कौन सी कंट्री ने अलाउ किया है, तो कंट्री का नाम है ईरान। ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ कर दिया है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है ट्रैवलर के लिए जो ईरान जा रहा है। 4 कंडीशंस उस पे लगाई गई है, कौन सी है, एक तो उसके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा वो एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही ईरान में ट्रैवल कर सकता है, इंडिया से ईरान जाना है तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाएगा वो। थर्ड कंडीशन क्या है कि वो टूरिज्म पर्पस के लिए ही जा सकता है, किसी वर्क परमिट के लिए वहां पे नहीं जाएगा, काम करने के लिए नहीं, वो टूरिस्ट पर्पस के लिए ही ईरान जाएगा, तभी उसको फ्री वीजा दिया जाएगा। और 6 महीने में वो 15 दिन वहां पे स्टे कर सकता है, मैक्सिमम 15 डेज वो विद इन 6 मंथ्स वो स्टे कर सकता है। एक बार वो 15 दिन के लिए जाकर आ गया तो उसके बाद 6 महीने का गैप उसको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको दोबारा से 15 दिन का टूरिस्ट वीजा मिलेगा, राइट। वर्क वीजा नहीं मिलेगा, यहाँ पे टूरिस्ट वीजा होगा। इसके अलावा 32 अदर कंट्रीज के लिए भी ईरान ने अपनी वीजा रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा रिलैक्स किया है। अब जो ईरान है वो वीजा में इतनी रिलैक्सेशन क्यों दे रहा है कंट्रीज को, क्योंकि जो ईरान है वो अपनी कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, कोई ज्यादा रीजन नहीं है बहुत ही बड़ा, वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, इसलिए वो इंडिया को भी फ्री वीजा दे रहा है और साथ ही साथ 32 अदर कंट्रीज में भी उन्होंने जो वीजा रिक्वायरमेंट्स है उसको थोड़ा रिलैक्स किया है ईरान ने। करंटली इंडिया जो है, इंडिया को 27 कंट्रीज ने वीजा फ्री एंट्री जो है वो प्रोवाइड करी हुई है। इन 27 कंट्रीज में आ जाता है मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कीनिया, इंडोनेशिया, बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, हैती, ये सारी कंट्रीज आ जाती है इंडिया के आसपास की, जिन्होंने इंडियन सिटीजन्स को वीजा फ्री एंट्री जो है वो दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली ओबेलिस्कस इज इन न्यूज, व्हाट इज इट। ओबेलिस्कस क्या है, ओबेलिस्कस एक वायरस का नाम है जो रिसेंटली फाउंड आउट किया गया है। ये वायरस ह्यूमन गट को और ह्यूमन थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, राइट। तो ओबेलिस्कस क्या है, ये वायरस है, किसको इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन थ्रोट एंड ह्यूमन गट को ये इन्फेक्ट करता है।
नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड यूसीसी बिल इन द लेजिस्लेचर। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली कौन सी स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया है? ये फर्स्ट स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कौन सी है ये फर्स्ट स्टेट? उत्तराखंड बन गई है फर्स्ट स्टेट, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया है लेजिस्लेचर में। इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया की किसी स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है? यस, गोवा में है। लेकिन गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये पोर्चुगीज के टाइम से चलता आ रहा है, अभी के लिए या वहां पे ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये पोर्चुगीज के टाइम से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता आ रहा है, राइट। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो यस, मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 44 में मेंशन है। लेकिन आर्टिकल 44 किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। मतलब ये एक डायरेक्शंस है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट इसको अभी इंडिया में नहीं किया गया, ये डायरेक्शंस है आर्टिकल 44 के अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड के। इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म मतलब पूरी कंट्री में एक ही रूल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिज को लेकर हो गया, डाइवोर्स को लेकर हो गया। क्योंकि अगर आप बात करोगे कि रिलीजन के अकॉर्डिंग जो मैरिज है या डिवोर्स है वो अलग अलग है। अब मुस्लिम्स की बात करो तो मुस्लिम्स में क्या होता है? एक से ज्यादा शादियां भी हो जाती है। डिवोर्स कैसे होता है? 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो मुस्लिम्स में डिवोर्स हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या होगा कि चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, सबके लिए एक ही रूल होगा। चाहे वो मैरिज का हो या प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हो या डिवोर्स से रिलेटेड हो या चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, पूरी कंट्री में या पूरी स्टेट में, अगर स्टेट में आ रहा तो पूरी स्टेट में एक ही जो है वो रूल रहेगा सब लोगों के लिए, सब लोग इक्वल है, राइट। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में मेंशन तो है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ डायरेक्शंस ही है, इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्योंकि अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी इस चीज का हो रहा है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब लोगों को क्या मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होता है तो क्या होगा? हमारा आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स हमारे दो वायलेट हो गए। एक तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि हम फ्रीली किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को। लेकिन यहाँ पे तो फिर वही आ गया ना, यहाँ पे तो रिलीजन की वायलेशन हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। तो यहाँ पे क्या है? जो आर्टिकल 25 है इसको ये वायलेट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है। आर्टिकल 29 में क्या है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये कल्चरल ट्रेट्स ही तो है कि शादी कैसे करनी है, डिवोर्स का क्या रूल्स होंगे, 2 शादियां होगी, 1 शादी होगी, कैसे होगी। तो इस तरह से तो फिर ये कल्चर को भी वायलेट कर रहा है। तो ऐसे इस तक का कुछ जो है क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट करता ही है, इसके अलावा आर्टिकल एक और है, आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 को भी ये वायलेट करता है। आर्टिकल 371 किसके लिए है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे नागालैंड आ गया या नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया। तो ये जो स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, इनमें क्या था कि इन स्टेट्स के लिए जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो थोड़े अलग होंगे। मैरिज राइट्स, ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 371 में। तो इस तरह से तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंडिया में इंप्लीमेंट होता है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो ये स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं तो इन प्रोविजंस को भी ये वायलेट करेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो सेम रूल हो जाएगा ना, पूरे के पूरे इंडिया में ही सेम रूल हो जाएगा। अगर पूरे इंडिया में सेम रूल होता है तो आर्टिकल 371 जो है ये वायलेट हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 रिलीजन से रिलेटेड है, 29 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए है कि अपने कल्चर को वो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये इन आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है, ऐसा जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब लेट्स सी के उत्तराखंड में क्या होता है।
राइट। तो उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं कि वहां पे पॉलीगैमी बैन हो जाएगी, कि एक से ज्यादा शादियां नहीं होंगी, चाइल्ड मैरिज बैन कर दी जाएगी। ये उत्तराखंड के हैं, राइट। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उत्तराखंड में, तो उसके ये कुछ फीचर्स हैं कि उत्तराखंड में पॉलीगैमी बैन हो जाएगी। पॉलीगैमी मींस एक से ज्यादा शादियां नहीं हो सकती। चाइल्ड मैरिज जो है उसको बैन कर दिया जाएगा। जो मैरिज एज है वो एक स्टैंडर्डाइज मैरिज एज होएगी जो सबके लिए फिक्स होएगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, या कोई बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कोई भी रिलीजन का बंदा है, मैरिज एज जो होएगी वो सबके लिए सेम होगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए सेम है, ये माना जाता है। यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉज होंगे, जो डिवोर्स हो रहे हैं तो वो भी एक यूनिफॉर्म तरीके से होंगे, लीगल प्रोसेस होगा, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बंदा है। अडॉप्शन राइट्स जो है वो इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सबके लिए सेम हो जाएंगे। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, अगर शादी हो रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने शादी करवा ली रजिस्ट्रेशन हुई ही नहीं है, तो मैरिजेस की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगी। इवन के जो लिव इन रिलेशनशिप्स है, जो लिव इन में रह रहे हैं बिना शादी के जैसे रहते हैं ना, तो जो लिव इन में रह रहे हैं ना, तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगी। अगर शादी हुई है तब भी रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अगर कोई लिव इन में रह रहा है, कोई भी कपल लिव इन में रह रहा है, तो उसकी भी उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज भारत रंग महोत्सव, इंडियाज बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल हेल्ड। भारत रंग महोत्सव होने जा रहा है, इंडिया का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल है। ये कौन सी स्टेट में होगा? ये गुजरात में होगा। गुजरात में कच्छ में। गुजरात में कहां पे होगा? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होगा गुजरात के, राइट। तो ये कब से कब तक है? ये 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में होगा भारत रंग महोत्सव। कहां पे है? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होगा, और 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।